भारत में जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। आज यानी 17 अगस्त से देश के कुछ हिस्से बेहद दुर्गम और बर्फीले इलाकों में सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की शुरुआत हो रही है। मतलब साफ है कि अब इन इलाकों में रहने वाले लोग जनगणना अधिकारी के घर पहुंचने का इंतजार किए बिना खुद ऑनलाइन अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की जानकारी दर्ज करेंगे। अब सवाल है कि आखिर इन राज्यों में जनगणना बाकी देश से पहले शुरू क्यों की जा रही है। दरअसल लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। कई गांव ऐसे हैं जहां सर्दियों में पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मौसम की चुनौती को देखते हुए इन इलाकों में जनगणना पहले कराई जा रही है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ 7 जिलों में करीब 2,74,000 लोगों को इस चरण में शामिल किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में करीब 88 लाख लोगों की जनगणना होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के पांगी, भरमौर जैसे दुर्गम इलाकों को इस शुरुआती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यहाँ ऐसे गांव भी हैं जो समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। मसलन स्पीति घाटी का कौमिक गांव जो करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी तरह लद्दाख में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए कई घंटों पैदल चलना पड़ता है। यानी जनगणना अधिकारियों के सामने सिर्फ आबादी गिनने की चुनौती नहीं है, बल्कि इन दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर हर परिवार तक पहुंचने की भी बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं आखिर इस बार जनगणना में लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति और विवाह के समय उम्र जैसी बुनियादी जानकारियां शामिल हैं। इसके साथ शिक्षा, रोजगार, धर्म, भाषा, दिव्यांगता और प्रवास से जुड़े सवाल भी होंगे। मसलन आप कहाँ पैदा हुए, मौजूदा शहर या गांव में कब आए, यहाँ आने की वजह क्या थी और कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। रोजगार को लेकर भी कई सवाल होंगे। व्यक्ति पिछले 1 साल में काम कर रहा था या नहीं, उसका पेशा क्या है, वो किस उद्योग, व्यापार या सेवा से जुड़ा है, काम की तलाश में है या काम के लिए उपलब्ध है। इन तमाम पहलुओं की जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन इस बार की जनगणना में सबसे ज्यादा चर्चा जाति गणना को लेकर है। आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति संबंधी जानकारी जनगणना के दौरान दर्ज की जाएगी। अनुसूचित सवालों में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा धर्म और मातृभाषा के साथ दूसरी भाषाओं की जानकारी, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और व्यक्ति ने किस स्तर तक पढ़ाई की है, ये भी दर्ज किया जाएगा। महिलाओं से जुड़े कुछ विशेष सवाल भी होंगे। निर्धारित श्रेणी की महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले 1 साल में हुए जीवित जन्म से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। अब एक और अहम बात, जनगणना 2027 भारत की पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना कर्मचारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा दर्ज कर सकेंगे। ये ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकेगा, ताकि नेटवर्क की कमी वाले इलाकों में भी डेटा जुटाने में परेशानी ना हो। वहीं आम लोगों के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी इसी डिजिटल बदलाव का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति 17 से 31 अगस्त के बीच खुद ऑनलाइन जानकारी भरता है तो उसे सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी। फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान ये आईडी जनगणना अधिकारी के साथ शेयर की जाएगी। यहाँ एक और जरूरी बात, अधिकारियों ने साफ किया है कि सेल्फ एन्यूमरेशन के दौरान कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। अब बात करते हैं पूरी जनगणना की टाइमलाइन की। जनगणना 2027 को मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहला चरण है मकान सूचीकरण और आवास जनगणना, जिसमें घरों की स्थिति, सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्तियों जैसी जानकारी जुटाई जाती है। दूसरा चरण है जनसंख्या की गणना, जिसमें हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, रोजगार, प्रवासन और दूसरी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। बर्फीले और दुर्गम इलाकों में जनसंख्या की गणना सितंबर 2026 में पूरी की जाएगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह चरण फरवरी 2027 में होगा। यानी देश के एक हिस्से में जहां अभी से जनसंख्या की गिनती शुरू हो रही है, वहीं बाकी भारत को इसके लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दी गई। अब 2027 की जनगणना से देश को 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद आबादी का विस्तृत और नया डेटा मिलने जा रहा है। इस डेटा में सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि ये भी सामने आएगा कि कौन किस उम्र का है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने रोजगार हैं, लोग कहां कहां से पलायन कर रहे हैं, किस तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में रह रहे हैं और देश की आबादी की जातीय संरचना क्या है।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे अपने परिवार के साथ जनगणना के फॉर्म को समझें, पहले कागज पर जानकारी लें और फिर उसे डिजिटल तरीके से अपलोड करें, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो और देश के समय और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी है। तो कुल मिलाकर जनगणना 2027 सिर्फ देश की आबादी गिनने की कवायद नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और जनसंख्या संबंधी नीतियों का आधार तैयार करने वाली प्रक्रिया भी है। और इसकी शुरुआत भी ऐसे इलाकों से हो रही है जहां जनगणना अधिकारियों के लिए हर घर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।